जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि जो हमारा लेसन नंबर 2 था, विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व और वृद्धि वाला, जिसका एक वीडियो आपके पास पहुंच चुका है। जो बाकी के शेष क्वेश्चन बचे हैं वो हम इस दूसरे वीडियो के अंदर लेकर के आ रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 11वां क्वेश्चन उसका कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। आप इसको ऐसे समझें कि कोई घर है, उस घर में जनसंख्या कैसे बढ़ सकती है, कैसे घट सकती है, इसके आपको घटक बताने हैं। यदि किसी घर में बच्चे जन्म लेने लग गए तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। किसी घर में लोग मरने लग गए तो वहाँ की जनसंख्या घट जाएगी। किसी घर में लोग मेहमान आने लग गए तो वहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगी। यही बात मैंने घर पे लेके समझाई है। यही बात किसी देश या राष्ट्र पर लागू होती है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन है ड। जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक हैं वो 3 हैं। उनमें जन्म और मृत्यु और प्रवास है। तो इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो एग्जाम में एबस एदे के रूप में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर किसी न किसी और तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना। प्रति हजार, एक बात मैं आपको बीच में बता दूं, जो विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू देखने के लिए आते हैं उनके लिए ये वीडियो इतना रामबाण साबित नहीं होगा। जो विद्यार्थी वीडियो को एमसीक्यू को देख भी रहे हैं और इनकी व्याख्या को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। तो आप इनकी व्याख्या जरूर सुने। और ये वो प्रश्न है जिनके अंदर पूरे लेसन का निचोड़ आपके सामने आ जाता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं दोबारा 12वां क्वेश्चन कि प्रति हजार स्त्रियों के द्वारा, यानी प्रति हजार स्त्रियों के द्वारा, प्रति हजार स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए बच्चों में से, यानी 1000 स्त्रियों ने 950 बच्चों को जन्म दिया। इन 950 में से मान लो जीवित बच्चों की संख्या कितनी है। यानी 1000 स्त्रियों में ने 950 बच्चों को जन्म दिया और इनमें से 20 बच्चे मर गए, तो शेष कितने रहे? 930। इस 930 को क्या कहा जाएगा? तो इसे कहते हैं असंशोधित मृत्यु दर। इसे क्या कहते हैं? इसे असंशोधित, यानी सॉरी, असंशोधित जन्म दर इसे कहा जाता है। यानी प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों में से जीवित बच्चों की संख्या को तो कहेंगे हमें असंशोधित जन्म दर, और प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों में से मृतक बच्चों की संख्या को कहेंगे असंशोधित मृत्यु दर। इसे हम कहेंगे असंशोधित मृत्यु दर। तो इनकी डेफिनेशन दोनों की आपको याद रखनी है। इनके साथ साथ आपको इनका सूत्र भी याद रखना है। जैसे असंशोधित जन्म दर का सूत्र है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र विशेष में उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या, और गुणा में आपके पास क्या आएगा? 100 या 1000 आएगा। एक बार दोबारा सुन लें। असंशोधित जन्म दर का सूत्र है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र विशेष में उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या गुना 1000। अब आपको असंशोधित मृत्यु दर का भी सूत्र याद रखना है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बदलनी है, ऊपर वाली किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, ऊपर वाले में जन्म दर में
जीवित जन्म आ जाएगा, यहाँ मृतकों की संख्या आ जाएगा, बाकी सारा का सारा ये सेम में रहेगा। अब देखिए बात करते हैं सह में क्या है, इसका राइट उत्तर तो आपको पता लग गया होगा, ए है। सह में है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि जब दो समय अंतरालों के बीच दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर जन्म है या जन्म दर है मृत्यु दर से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। यानी जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर यानी जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या मरने वाले बच्चों की संख्या से ज्यादा हो जाए, वो होता है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। और जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होने का पहला कारण तो ये है, और दूसरा कारण है अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश के अंदर आ जाएं, ये दूसरा कारण है। द ऑप्शन है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से क्या अभिप्राय है, इसका उल्टा कर दो। यानी यदि दो समय अंतरालों के बीच जन्म दरें मृत्यु दर से कम हो जाए, यहाँ तो जन्म दर मृत्यु दर से क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ पर जन्म दर मृत्यु दर से क्या होगी, कम होगी। ऐसी स्थिति को जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि का पहला कारण तो ये है, और दूसरा है उस देश से लोग किसी दूसरे देश में चले जाएं। तो ये चारों ही चीज आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे भले ही इस प्रकार नहीं आए, लेकिन इन चारों की आपको परिभाषा पूछी जा सकती है। एक तो इन चारों की आपको परिभाषा यानी अर्थ पूछा जा सकता है। कई बार एग्जामिनर इसमें आपको अंतर भी पूछे लेता है। तो सबसे पहले है कि उद्गम स्थान, इसको पहले इनके ऑप्शनों का उत्तर देख लेंगे हम, फिर यहाँ उत्तर अपने आप ही निकल जाएगा। पहला है उद्गम स्थान। उद्गम स्थान किसे कहते हैं कि जब लोग हैं, ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, वह स्थान जहां से लोग क्या करते हैं, गमन करते हैं, उस स्थान को उद्गम स्थान कहा जाता है। यानी जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, उन्हें उद्गम स्थान कहा जाता है। एक होता है गंतव्य स्थान। कौन सा स्थान होता है, गंतव्य स्थान। तो इसका उत्तर होगा जिस स्थान में आगमन करते हैं, जिस स्थान में आगमन यानी यहाँ से लोग आए, यहाँ से लोग निकल लिए और जहाँ जाएंगे वो उनका गंतव्य स्थान होगा। यानी जिस स्थान में आगमन करते हैं वो क्या कहलाता है, गंतव्य स्थान कहलाता है। तो यहाँ आपको उद्गम और गंतव्य की डेफिनेशन का भी पता लग गया और आप उत्तर भी निकाल लोगे, और इसका उत्तर भी आपको मिल गया होगा। जिस स्थान में लोग आगमन करते हैं उन्हें गंतव्य स्थान कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक तो होता है आप्रवास, एक तो होता है आप्रवास, एक होता है उत्प्रवास। आप्रवास क्या होता है कि जो प्रवासी जो यानी जो प्रवासी किसी नए स्थान पर जाता है, किसी नए स्थान पर जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आप्रवास। यानी जब प्रवासी किसी नए स्थान पर जाता है वो अप्रवासी होता है। उत्प्रवासी कौन होता है कि जब प्रवासी एक स्थान से बाहर चला जाता है, एक स्थान से बाहर चला जाता है, वो उत्प्रवासी होता है। तो चार तो इसमें आपको इनके अर्थ याद हो गए, चार तो ये आपके बन गए क्वेश्चन। दो क्वेश्चन इनके
अंतर के बन गए, तो एक प्रश्न में आपके उत्तर बन गए 6। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से प्रवास के प्रकार हैं, यानी प्रवास के प्रकार पूछे हैं, ने कि प्रवास की धाराएं पूछी हैं। कई बच्चे धाराएं लिख देते हैं, तो यानी प्रवास होता है वो एक तो होता है स्थायी, यानी परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए। एक होता है ऋतु के अनुसार, यानी कुछ समय के लिए, वो रोजगार के अनुसार भी हो सकता है। मौसमी है, वो ऋतु के अनुसार होता है। स्थायी हमेशा हमेशा के लिए होता है, अस्थायी कुछ समय के लिए होता है, मौसमी ऋतु के अनुसार होता है। तो ये प्रवास के तीनों ही प्रकार हैं, उपयुक्त है सभी। एग्जामिनर एक प्रश्न क्या दे सकता है कि प्रवास की 4 धाराओं के नाम लिखिए। मैं 4 धाराओं आपको बता दूं कौन कौन सी है। पहली है गांव से गांव की ओर, गांव से गांव की ओर। ये जो प्रवास है, ये सर्वाधिक महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और वो महिलाएं विवाह के बाद अपने मायके से ससुराल जाती हैं, तब ये प्रवास है वो सर्वाधिक होता है। एक होता है गांव से नगरों की ओर, गांव से नगरों की ओर सर्वाधिक प्रवास पुरुषों के द्वारा रोजगार के लिए किया जाता है। एक होता है नगरों से नगरों की ओर, और चौथा है वो है नगरों से गांव की ओर। ये 4 प्रवास की प्रमुख धाराएं मानी जाती हैं। तो इसमें आपको उत्तर भी मिल गया और एक नया प्रश्न भी मिल गया। अगला है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, इनका वर्णन। प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक होते हैं, 2 प्रमुख कारक होते हैं। और ये जो प्रमुख 2 कारक होते हैं, वो एक तो प्रतिकर्ष कारक होता है और एक अपकर्षक कारक होता है। अब प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं? ये लोगों को स्थान छोड़ने के लिए क्या करते हैं? स्थान छोड़ने के लिए लोगों को ये मजबूर करते हैं, और लोग मजबूर होते हैं वो किन किन बातों को लेकर के होते हैं? जैसे बेरोजगारी को लेकर हो गई, रहन सहन की निम्न दशाओं को लेकर हो गई, जहां रह रहे हैं वहां राजनीतिक उपद्रव हो रहा है, वहां की जलवायु प्रतिकूल है, वहां पर अनेक प्राकृतिक आपदाएं घटित हो रही हैं, वहां महामारियां दिन प्रतिदिन फैल रही हैं, या फिर सामाजिक आर्थिक रूप से वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। ये वो कारक हैं जो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आएंगे और व्यक्ति को स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। दूसरे अपकर्षक कारक वो होते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्शन होता है इनकी ओर, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो वो कौन से अपकर्षक कारक हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? जैसे काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, ये क्या है? अपकर्षक कारक। तो मैंने प्रतिकर्ष कारक भी बता दिए, अपकर्षक कारक भी बता दिए, और इन दोनों कारकों को मिलाकर के आप एक शानदार प्रश्न बना सकते हैं कि प्रवास के पीछे लोगों का उद्देश्य क्या है। प्रवास के पीछे लोगों का उद्देश्य क्या है? तो ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर 2024 में पूछा गया था। तो प्रवास के पीछे उद्देश्य हैं वो आप प्रतिकर्षक जो कारक हैं वो भी लिख सकते हैं, अपकर्षक भी लिख सकते हैं, दोनों को मिलाकर के भी आप लिख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें सही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया ऊपर वाला की व्याख्या नीचे प्रश्न के रूप में।
प्रवास का अपकर्षक कारक है। अभी मैंने 15 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या जो बताई है, वहीं पर इसका उत्तर आपको निकालना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे इंतजार रहेगा आपके इस प्रश्न के उत्तर का। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रवास के पीछे लोगों का क्या उद्देश्य है। इसका भी व्याख्या क्वेश्चन नंबर 15 की व्याख्या में मैंने बताया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मुझे आपके उत्तर का बेसब्री से इंतजार है। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी 4 कथन दिए हुए आपको इनमें ये, और इनमें आपको सत्य कथन बताना है। भले एग्जामिनर मैंने 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहा था इतने बड़े ऐबे सैदे नहीं देगा, लेकिन इतने बड़े ऐबे सैदे में से वो रिक्त स्थान प्रश्न जरूर निकाल लेगा, वन वर्ड प्रश्न जरूर निकाल लेगा। और जो मैं ये एमसीक्यू का आपको बता रहा हूं, आप ईमानदारी से पहले एमसीक्यू पढ़ें, उनकी व्याख्या सुने, फिर लेसन पढ़ें, और फिर आप अपने आप में ये महसूस होगा कि वास्तव में ही अपने गुरुजी ने तो सब कुछ पाठ का निचोड़ ला करके हमारे सामने रख दिया। आइए हम सत्य कथन की बात करते हैं। ये सत्य कथन विगत 500 वर्षों में, यानी जो 500 वर्ष बीत गए, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना बढ़ी है। बिल्कुल विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या है वो 10 गुना बढ़ी है। पहला कथन तो 100% सही है। दूसरा, 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी। बिल्कुल 20वीं शताब्दी में जनसंख्या है वो 4 गुना बढ़ी है। प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। पूरे विश्व के अंदर एक वर्ष के अंदर लगभग 8 करोड़ लोग बढ़ते हैं। तो पहला कथन 100% सही, दूसरा 101% सही, तीसरा 102% सही। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनाकिक संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने तथा उस क्षेत्र की भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने में किया जाता है। यहां से एग्जामिनर है सही ये भी है, ये 103% सही है। कहने का मतलब ये चारों ही कथन सही हैं। चौथे कथन में एक प्रश्न शानदार आ सकता है कि जनाकिक के संक्रमण सिद्धांत के 2 उपयोग लिखिए। तो एक उपयोग तो हो जाएगा कि जनाकिक के संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने में किया जाता है। दूसरा, जनाकिक के संक्रमण सिद्धांत का उपयोग भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने में किया जाता है। तो इसमें चारों ही सही है। तो आपका द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्वान ने कहा, देखिए क्या कहा कि लोगों की जो संख्या है, लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ रही है। यानी आप इस प्रश्न को यूं समझें कि एक घर में भोजन तो क्या है, कम है, और उस घर की जनसंख्या है वो इस भोजन की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ रही है। यानी एक घर में 2 व्यक्तियों का भोजन है और वहां पर बड़ व्यक्ति कितने गए, 4। तो यह कथन किसका है कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ रही है। यह कथन है थॉमस माल्थस का। थॉमस माल्थस ने 1798 के अंदर यह कथन दिया था, 1798 में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला, प्रश्न की लैंग्वेज समझें, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला ने कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछता तो एशिया महाद्वीप होता। यहां सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला पूछा है तो अफ्रीका होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला अफ्रीका, सर्वाधिक जनसंख्या वाला एशिया। तो इसमें ए ऑप्शन है सही है। क्वेश्चन नंबर 21, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं। तो देखिए, यानी परिवार नियोजन का जो काम है वो बच्चों के जन्म को रोकना है या फिर उनके बीच में अंतराल रखने का है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या की वृद्धि को रोक सकती हैं और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें चारों ही ऑप्शन जनसंख्या नियंत्रण को रोकने वाले हैं, चाहे वो परिवार नियोजन हो, चाहे गर्भ निरोधक उपाय हो, चाहे महिला साक्षरता की बात हो। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या के साथ है ये क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखना। जनाके के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था से संबंधित है। ध्यान दें, यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे कर सकता है, और वो क्या कर सकता है कि जनाके के संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं को समझाइए, या फिर जनाके के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की विशेषता लिखिए, द्वितीय अवस्था की विशेषता लिखिए, या तीसरी अवस्था या अंतिम अवस्था की विशेषता लिखिए। यहां जो मैंने प्रश्न दिया है वो जनाके के संक्रमण की प्रथम अवस्था से संबंधित कौन सी बात है। तो आप एक बात ध्यान रखना कि जनाके के संक्रमण सिद्धांत की जो प्रथम अवस्था थी उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या रही थी, उच्च रही थी। यानी देश में लोगों ने, देश के अंदर जन्म भी लोगों ने ज्यादा लिया और मृत्यु भी ज्यादा हुई, बच्चे जन्मे भी ज्यादा, लोग मरे भी ज्यादा। तो ये तो हो गई जनाके के संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था की बात। अब ध्यान दें कि जनाके के संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था में जन्मे भी ज्यादा मरे भी ज्यादा, इसका कारण था महामारी और भोजन का अभाव। महामारी और भोजन का अभाव है वो इसका प्रमुख कारण माना जाता है। महामारी और भोजन का अभाव इसका प्रमुख कारण माना जाता है। और आज से 200 वर्ष पहले लगभग विश्व के सभी देश इसी अवस्था से गुजर रहे थे। जैसे बांग्लादेश, जैसे नाम तो नहीं लूंगा, लगभग सभी देशों का ही मान के आप यहां पर चले। अब बात करते हैं द्वितीय अवस्था की। द्वितीय अवस्था के अंदर यानी जन्म दर तो ऊंची बनी रही, जन्म दर तो क्या रही, जन्म दर तो ऊंची रही, लेकिन मृत्यु दर में समय के साथ क्या आई, गिरावट आई। दूसरी अवस्था में दूसरी अवस्था में जन्म दर तो ऊंची बनी रही लेकिन समय के साथ ये घटती रही, यानी मृत्यु दर में समय के साथ गिरावट आया। गिरावट आने के दो कारण थे, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार और स्वास्थ्य में सुधार। अब बात करते हैं अंतिम अवस्था की, यानी तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आई। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में क्या आई, गिरावट आई। और जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आई तो जनसंख्या वृद्धि या तो स्थिर हो गई या फिर जनसंख्या वृद्धि मंद मंद गति से बढ़ती रही, जिसका मुख्य कारण रहा जनसंख्या का नगरीय होना या लोगों का शिक्षित होना। तो आप इनकी डिटेल को जरूर पढ़ना। और भारत है वो द्वितीय अवस्था से गुजर रहा है, ये भी आप याद रखें। अब है 23वां क्वेश्चन है, विश्व में नदी घाटियों के सबसे सघन बसे होने के क्या कारण है। यानी विश्व के अंदर जो नदी घाटियां हैं
वहाँ पर आपको लोगों की संख्या ज़्यादा दिखाई देगी। यानी वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। सबको पता है, चाहे आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, जितनी भी सभ्यताओं के अवशेष मिले वो सब नदी घाटियों के किनारे मिले हैं। कारण इसका ये रहा है कि जलापूर्ति। कारण इसका क्या रहा? जलापूर्ति। जहाँ पर लोगों को आसानी से जल मिलता है वहीं पर लोग बसना पसंद करते हैं, इसलिए नदी घाटियों के किनारे जनसंख्या है वो ज़्यादा निवास करती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 24 का। सबको पता है इसके उत्तर का कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो कौन सी समस्याएं बढ़ेंगी? तो भोजन की समस्या आएगी, रहने की समस्या आएगी, निम्न जीवन स्तर की समस्या आएगी, अपराध बढ़ेंगे। यानी बहुत सारी समस्या ऐसी हैं जो जनसंख्या वृद्धि के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो इसमें द ऑप्शन सही है। ये थे आपके इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ कि बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ मैंने जो एमसीक्यू निकाले हैं उसका आउटपुट मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट देंगे। और आपसे मैं निवेदन भी कर रहा हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने स्टेटस पर अपडेट करें। और जो विद्यार्थी, जो मित्र दिल से इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं लेसन नंबर 3 के साथ।